हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं है, तो उसकी जगह आज हम एनालाइज करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है। तो अगर आपने अब तक KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके। पहली न्यूज़ क्या है। NT-CM रैली, 100 डिटेन्ड, 25 बुक्ड अंडर स्ट्रिक्ट अरुणाचल लॉ। यानी स्ट्रिक्ट अरुणाचल लॉ में 25 बुक्ड हो गए थे अंडर स्ट्रिक्ट। ठीक है। इसमें क्या है, एक टर्म आई है देखो, पुट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। देखो, डिटेंशन ना दो टाइप की होती है। डिटेंशन जो है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। कौन कौन सी टाइप होते हैं डिटेंशन के, बताओ। डिटेंशन के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा होता है? प्रिवेंटिव। ये जो अंडर करे गए, ये करे गए प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ई हो है इसके पीछे। ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ लेते हैं। प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंतर क्या होता है। देखो, पहला डिफरेंस, प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है उसमें पहली बात समझो। पहली बात क्या होती है? पहली बात ये होती है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको ग्राउंड बताया जाएगा कि भाई आपको कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। समझे? यहाँ तक नहीं समझे? दूसरा क्या होगा, इसी में चल रहा है, कौन से में? पुनेटिव में। ठीक है। पुनेटिव में चल रहा है ये सारा चीज़, है ना। पुनेटिव डिटेंशन में दूसरा क्या, देखो, दूसरा होगा कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर यानी किसी भी एडवोकेट से या जो लीगल प्रैक्टिशनर हो उससे अपना बातचीत कर सकता है। ठीक है। उससे कंसल्ट कर सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा वो जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, एक्सक्लूडिंग जर्नी लाइफ, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। एक्सक्लूडिंग का मतलब जर्नी टाइम उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। इंक्लूड जर्नी टाइम हटाएंगे। देखो ये क्यों लाया गया एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। एक बार क्या हुआ था, क्रिमिनल को पकड़ लिया था पुलिस ने। ठीक है। पकड़ा था उसे जंगल में। उससे बोला चल भाई रास्ता बता, हमें किधर से निकलना है। वो बंदा इतना चालाक, उसने इसे 24 घंटे ऐसे ही घुमा दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या था कि 24 घंटे में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए जज के सामने। 24 घंटे बीत गए, वो छूट गया, है ना। तो उसके बाद से ये एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम इंक्लूड होने लगा है। इसके बाद देखेंगे, अगर भाई देखो 24 आवर्स में, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ने कोई फर्दर डिटेंशन नहीं दिया उसे तो वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये जो एप्लीकेबल नहीं है, ये एनेमी एलियन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मान लो कोई शत्रु देश का दुश्मन आया, ठीक है, तो भाई उसे तो पकड़ के रखेंगे नहीं रखेंगे गैस। तो नेक्स्ट गैस, इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो ये आज न्यूज़ में आया, आज इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। पहली बात, अगर मान लो जैसे इन्होंने इस बंदे को बंद किया, ये कोई बंदा है, ठीक है, ड्राइंग जैसी भी है मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद अगर इन्होंने बंदे को बंद किया तो ये 3 महीने तक मैक्सिमम इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है। 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये होगा। ठीक है। अच्छा, 3 महीने के बाद अगर मान लो इन्हें टाइम लिमिट बढ़ानी है तो ये एडवाइजरी बोर्ड होगा एक, एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड के आधार पर टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड किसका होता है? ये हाई कोर्ट जजेस होते हैं। इसमें हाई कोर्ट जजेस होते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा समझ लो, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा कब? जब भाई आपके पास फैक्ट होंगे अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, जब आप पब्लिक ऑर्डर को धमकी दे रहे हो यानी पब्लिक ऑर्डर में खलल डाल रहे हो, ये आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन जब ही दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ करें तो इसमें देखो, फैक्ट्स नीड नॉट बी मतलब डिक्लेयर्ड अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर। ठीक है। अगर मान लो पब्लिक डिसऑर्डर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बताओ कि आपने भाई उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। ठीक है। इसके बाद एक और देखो, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, उसे सुना भी जाना चाहिए। ये तो हर एक में होता है, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेसी कंट्री है अपना, है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, यानी ये सिटीजन्स पे भी लागू हो सकता है और ये एलियंस पे भी लागू हो सकता है। बोलो समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? ठीक है। अच्छा, ये कौन से उसमें आता है? ये NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 से एप्लीकेबल है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, उसमें भी ये आता है। ठीक है। यहाँ तक समझे नहीं समझे? प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ क्लियर नहीं हुआ? प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो थोड़े से मुद्दे हैं वो समझ लो। इसमें यह है कि भाई देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो, अपना है डेमोक्रेटिक कंट्री यानी राइट टू स्पीच है। ठीक है। राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आर्टिकल 19 क्लॉज ABC, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, अच्छा, इंडिया ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एप्लीकेबल है। तो बहुत सारे इसके इशू हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जो जजेस का होता है वो मान लो अगर इसे बढ़ा दे तो फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा, इसमें एक ट्राइबल का नाम और आया है, नाइसी। नाइसी क्या है? एक ट्राइबल है। ठीक है। ट्राइब है ना, ट्राइब है एक। ठीक है।
तो न्यासी ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की सिंगल लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की न्यासी ट्राइब, ठीक है। अच्छा, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पे काम करती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती है, ठीक है। इनका जो देवी देवता है वो है नेचर। देवी देवता कौन है इनका? नेचर, यानी प्रकृति जो है इनकी देवी देवता है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज़ समझ लो, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहें तो ओनली इफ डिटेंटिव इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट इट द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कब मारा जाएगा? जब पब्लिक ऑर्डर को हर्ट करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मान लो भाई, दो बंदे लड़ रहे थे, है ना, शराब पी रखी है उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद मान लो लड़ रहे थे, छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो पब्लिक की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। वहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये किस किस लॉ में आता है? अगर इसे देखना चाहें तो आर्टिकल नंबर 21 में और आर्टिकल नंबर 22 में इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये उस आर्टिकल में फॉल हो सकता है। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य वाली ऐसे काटते हैं इन न्यूज़ों को, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर आपने अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, देखो बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें क्लियर होंगे आपके। ये कुछ नहीं है, ये न्यूज़ सारी बेकार होती हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें, सेवरली इंजर्ड अलवर गर्ल्स स्टेबल आफ्टर स्ट्रेजी सर्जरी, ठीक है, क्या है भाई, है ना। कॉन्सर्न इन दिल्ली ओवर म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा सा अगर म्यांमार रिलेशन की बात कर लें हम तो हल्के से म्यांमार रिलेशन पे आते हैं। देखो इंडिया म्यांमार का रिलेशन कैसा है? इंडिया म्यांमार का रिलेशन कहाँ पे लिखूँ मैं? यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इंडिया म्यांमार जो है, इंडिया जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत इसमें काम करता है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की। इंडिया मेंबर एशियन का मेंबर है, एशियन ग्रुप का मेंबर है इंडिया मेंबर, ठीक है। इंडिया ने वैक्सीन भेजी थी, ठीक है, इंडिया ने वैक्सीन भेजी थी म्यांमार के लिए। इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट है एक, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक है कालाडामुंडी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है ना, कालादान मल्टी मॉडल, एक है कालादान मल्टी मॉडल, ठीक है, ट्रांजिट प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इसमें म्यांमार और इंडिया जुड़ेगा आपस में। इश्यू क्या क्या है इन दोनों के बीच में? इश्यू एक तो रोहिंग्या इश्यू है इनके बीच में, है ना, जो रोहिंग्या आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, वो इशू चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक इंडिया ने इसमें म्यांमार में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट में एक एक SHEW ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है म्यांमार में। अब थोड़ा सा जो इस समय स्ट्रक्चर है वो एक मतलब आर्मी उसमें है, पावर में, आर्मी पावर में है, तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब उसके साथ अपने रिलेशन कैसे करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा वो, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं। ये रहा म्यांमार, अगर मैप में देखना चाहो तो म्यांमार यहाँ पे है, ये इंडिया है इधर, ठीक है। इंडिया म्यांमार ये रहा, ठीक, मैप में है ये। हर्ष श्रृंगला साहब गए थे म्यांमार में विजिट करने की, भाई कैसे आगे क्या क्या करना है, ठीक है। अगली बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ठीक है, पेज 1 से है, सेकंड पेज पे चलते हैं अपने। बहुत अच्छे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सारी पेज 1 की न्यूज़ है, अगले पेज पे चलते हैं। पेज 1 की न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके थे, इस पर क्लासीफाइड है। इस वाली न्यूज़ पे आते हैं। देखो, मेंटरशिप इनिशिएटिव अंडर स्कैनर, मेंटरशिप इनिशिएटिव होना चाहिए, केजरीवाल ने 100% नहीं लाए हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे, हाँ इसे समझ लेते हैं, आर्मी डे। भाई आज कौन सा डे है? आर्मी डे। आज कितनी तारीख है? 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को क्या होता है? आर्मी डे। आर्मी डे क्यों होता है? देखो ये थोड़ा सा समझ लो, इसे पढ़ लो। क्योंकि देखो जिस दिन यानी कि 15 जनवरी 1949 को, ठीक है, अपने जो कमांडर इन चीफ थे वो इंडिया के ही बने थे, ब्रिटिश से उन्होंने अपना जो पद है वो लिया था, है ना। पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा कौन थे? पहले। जनरल सर फ्रांसिस बचर से इन्होंने अपना पद जो है वो लिया था। लास्ट ब्रिटिश कमांडर कौन थे? सर तो छोड़ो, सर का ही है, फ्रांसिस बचर थे, ठीक है। और अपने कौन थे? कमांडर इन चीफ जो थे वो थे जनरल KM करियप्पा। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? करियप्पा जो थे बहुत जगह मतलब लड़े थे, ठीक है, इराक, सीरिया, ईरान, बर्मा में भी वो गए थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी जगह काम किया था। अगर इसके बाद आप डिस्कस करो तो देखो,
आर्टिलरी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बाद मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में बहुत सारे नए वो बने, उपकरण बने, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। एक अगर आप डिस्कस करना चाहो तो ये ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह इन्हें डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो अभी, ठीक है, ये एडवाइस्ड है, ठीक है। और अगर इसके बाद आगे हम चलें थोड़ा सा, तो देखो इसमें फिर यूएन मिशन में देखो, इंडियन आर्मी जो है वो खाली हम अपने बॉर्डर सेफ नहीं करती, खाली इंडिया में ही काम नहीं करती है इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है वो और जगह भी, यानी यूनियन की सबसे अगर एक फोर्सों में से जो विश्वासमंद फोर्स है उनमें से एक फोर्स कौन सी है, इंडियन आर्मी है, ठीक है। इस साइप्रस, लेबानन, कॉन्गो, एंगोला, वियतनाम, नामीबिया, एल सल्वाडोर, है ना, लाइबेरिया, मोजाम्बिक, साउथ सूडान में भी ये काम करती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? तो ये अपनी आर्मी बेस्ट आर्मी, ठीक है। जय हिंद, कैसे हैं आप सब, ठीक है। ये पहले मैं बोला करता था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे इंडियन आर्मी ही है ना। इंडियन आर्मी अगर डिस्कस करें, देखो इसकी इंडियन आर्मी में मिसाइल विसाइल डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो, एक तो स्काई स्ट्राइकर। स्काई स्ट्राइकर क्या होता है? स्काई स्ट्राइकर जो है वो ड्रोन है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये मल्टीप्लायर्स इन बालाकोट के फोर्स में यूज किया जाएगा। बालाकोट टाइप ऑफ मिशन जो हुए थे उसमें फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है। आर्मी लॉइटरिंग म्यूनिशन है ये। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ये, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। अच्छा, जहाँ भी मान लो इस ड्रोन ने यहाँ अटैक करना है तो ये एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, एक्सप्लोजन बार हेड होगा ये, ठीक है। ये था आपका स्काई स्ट्राइकर के बारे में। स्काई स्ट्राइकर जो है वो शॉर्ट ड्रोन बनाए जाएंगे अभी नए नए, ठीक है। अगर इसके बाद और थोड़ी सी आप डिटेल में जाना चाहोगे तो इसके बाद अगर हम नई चीज़ बात करें, ये देखो यहाँ पे आ जाओ आप, ठीक है। न्यू दिल्ली जो वो सारे कंट्रीज के साथ काम कर रही है ना। एक चीज़ देखो, इसमें धनुष सिस्टम है, एक धनुष सिस्टम नाम जो दिया है ये रहा, धनुष सिस्टम, ठीक है। धनुष सिस्टम क्या होता है इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो धनुष सिस्टम जो होता है वो अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश, यानी अपग्रेडेड वर्जन है स्वीडिश 155 mm, स्वीडिश 155 mm बोफोर्स हॉलिस्टर्स का, बोफोर्स हॉलिस्टर का, ठीक है। एक यानी कि मिसाइल ड्रोन सिस्टम का या एक आर्टिलरी सिस्टम का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन जीपीएस है, जीपीएस के आधार पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके बाद धनुष सिस्टम के बाद इसने देखो एक आकाश एस मिसाइल दिया, आकाश एस मिसाइल यहीं पढ़ लो। न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल, आकाश एस मिसाइल जो है वो आकाश मिसाइल का एक नया प्रारूप है, ठीक है। अगर इसमें आकाश मिसाइल की बात करें तो डिस्टेंसेस जो है वो देखो, ये देखो थोड़ा सा, डाउन एनर्जी क्राफ्ट, टेकिंग डाउन एनेमी क्राफ्ट जो है, टेकिंग डाउन एनेमी क्राफ्ट को ये लगभग 25 से 30 किलोमीटर की रेंज पे मार गिराएगा, ठीक है। ये भाई एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी काम कर सकती है आकाश एस मिसाइल जो है, ठीक है। माउंटेन जहाँ हो सकते हैं वहाँ भी काम कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये देखो इनके स्क्वाड्रन के लिए 25 ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर को हम देख रहे हैं कि उसे इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर ब्रह्मोस मिसाइल डिस्कस कर लो। देखो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लैंड अटैक्ड है, लैंड अटैक्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। लैंड अटैक्ड क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक और ग्राउंड बेस्ड एनिमी टारगेट्स जो है उनको करती है। इसे हम देखो, इसे शिप से भी छोड़ सकते हैं, एयर से भी छोड़ सकते हैं, ज़मीन से भी छोड़ सकते हैं, यानी लैंड से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हर टाइप से ब्रह्मोस मिसाइल काम कर सकती है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो DRDO रसिया के पार्टनरशिप में है, DRDO प्लस रसिया, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की एक खासियत है। अच्छा, और ब्रह्मोस मिसाइल में बात करें तो इसमें दो टाइप के इंजन होते हैं। पहले इंजन होता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें लिक्विड रामजेट। दूसरा कौन सा होता है? लिक्विड रामजेट। बोलो यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो ब्रह्मोस मिसाइल में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसे, ठीक है। ये देखो, कम्प्लीटली डेसिमेट लैंड बेस्ड एनिमी पोजीशन एंड इंस्टॉलेशन, कंप्लीट करता है भाई, ये उड़ा देगा सबको, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल है ना।
और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो जॉइंट वारफेयर ऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट मानी गई है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये मैंने बता दिया कि उसे कहीं से भी लैंड से, शिप से, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसे हम नए ब्रेक थ्रोस में देख रहे हैं, नए इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद डिस्कस करें तो ब्रह्मोस मिसाइल में लगभग इतना ही है, ठीक है। ब्रह्मोस इंडियन आर्मी ऑन द ओकेजन ऑफ, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है भाई इंडियन आर्मी के ओकेजन ऑफ आर्मी डे पे ये इसके साथ रहेगी, आर्मी के साथ, ठीक है। और बताओ इसमें आर्मी में और कुछ रह गया हो तो। स्काई स्ट्राइकर हो गए कवर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और दो नाम आए थे, कहाँ पे वो नाम आ गए होंगे अभी, यहीं पे थे, देख लेते हैं, एक मिनट रुको आप, है ना। अभी यही है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस करते हैं अगली न्यूज़, है ना। तो ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, जो है नहीं वो सच में नहीं है, ठीक है, उससे आप ज़्यादा चिंता मत करना। ये देखते जाओ, अखिलेश फिजिक्स टिकट क्लेम, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टिंग द सम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। ईसी नोटिस पीरियड टू रजिस्टर न्यू पार्टीज डाउन फ्रॉम 30 डेज टू 7। देखो ये नया रूल है, नोटिस पीरियड जो होगा रजिस्टर न्यू पार्टीज के लिए वो 30 डे से 7 डे हो गया है, ठीक है। ये एक अपने आप में नई न्यूज़ है। अगर इसके बाद डिस्कस करें, एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। एडिटोरियल तो आपको डिस्कस करने ही पड़ेंगे। शॉर्टकट ये है कि पंजाब के सीएम ने जो फ़ोन वाली लैंड दी है, ठीक है, अच्छी बात है। होलसेल सेफ्टी नेट, नरेगा समझ लो थोड़ा सा। नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना, जो भी आपका हो उसे मनरेगा। देखो ये समझ लो नरेगा, है ना। ये गैस 2005 में लॉन्च हुई थी, यानी 2005 में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है बताओ। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। और बताओ इसमें कुछ बताना हो तो, ठीक है। इसमें आपको 100 डेज, 100 डेज का यानी कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है, 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है। न्यूज़ में इसलिए कि कोरोना टाइम में मनरेगा इतना हुआ था कि इसके हाफ टाइम में इसका फंड ख़त्म हो गया था। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या क्या आती है, दिक्कत आती है, मान लो जिसका कार्ड है तो उसके घर के एक एडल्ट मेंबर को ये मनरेगा कार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर इसके सॉरी गाइस, अगर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें तो मनरेगा में देखो ये सबसे ज़्यादा नीडेड अब है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, ठीक है। और मनरेगा के इशू ये है कि भाई इसमें जेंडर इशू थोड़े से आते हैं कि महिलाएं कम काम कर पाती हैं, एडल्ट ही ज़्यादा काम, मेल ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इशू है इसके। और अगर और इशू देखें तो इसमें देखो, वर्क नॉट फाउंड ऑन ग्राउंड डेस्पैच सोन कम्प्लीटेड, यानी अगर पेज में तो दिखा देते हो तुम कि काम कंप्लीट हो गया फाइल में, लेकिन असलियत में काम कंप्लीट नहीं हुआ होता है ना। अटेंडेंस जो है वो सही से नहीं लगती है, ठीक है। ये इसके बहुत सारे इशूज़ हैं, है ना। और इसके बाद अगर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो ए साइन ऑफ अनफ्रीजिंग, देखो साइन ऑफ अनफ्रीजिंग क्या है, सियाचिन और पाकिस्तान पे, ये इन्होंने सियाचिन पाकिस्तान का बताया है। सियाचिन में एक बयान आया था कि वहाँ से हम अपनी सेना नहीं हटाएंगे, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है वो वहाँ पे अभी भी डटी हुई है, ठीक है। इंडिया सियाचिन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में है ये, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है सीज फायर लाइन जो हुई थी अप टू पॉइंट एन जे, देखो ये देखो सीज फायर लाइन जो है अप टू पॉइंट नॉन एज एन जे 9842 तक तो सीज फायर लाइन उन्होंने सही से बना दी। उसके बाद बोल दी भाई जो नॉर्थ टू ग्लेशियर है, उसके बाद लाइन नॉर्थ टू ग्लेशियर से जा रही है, हो गया लफड़ा भाई। नॉर्थ कौन से ग्लेशियर का कितना नॉर्थ होगा, ठीक है। मान लो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलते रहते हैं, उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर इसके बाद इसमें और थोड़ा सा देखें इस आर्टिकल में, हालांकि कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस पाकिस्तान के बारे में इन्होंने अपने बारे में ज़्यादा बताया है कि जब मैं था तो क्या था, है ना। और देखो पाकिस्तान जो है वो बायलैटरल मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा मैं, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। वुमेन एंड द फोर्स, देखो वुमेन एंड द फोर्स ये जो है इन्होंने बोला है कि इंडियन आर्मी में भी वुमेन चली गई है, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इंडियन आर्मी में एक बार रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उनको जाना था, तो किसी ने महिला जो ऑफिसर थी उस पर भरोसा नहीं दिखाया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है वो ख़त्म होना चाहिए, यानी रूढ़िबद्धता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि भाई वो अब एक कॉम्बैटिंग पोजीशन पर रहेंगी, कॉम्बैटिंग में लड़ाकू पोजीशन में, ठीक है, लड़ाकू पोजीशन पे वो रह सकती है ना। और अगर इसमें और कुछ खास न्यूज़ की बात करें
तो देखो इंडियन आर्मी जो है वो पहले से उसमें वुमेन थी, लेकिन वो कॉम्बैटिंग पोजीशन में नहीं थी, अब है। अगर नए एनडीए के फॉर्म जो देखोगे आप, उसमें वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए यानी कि अलग से जगह निकली है, ठीक है। और इन्होंने मिनिस्टर का बोला है कि अभी भी 7,476 जगह जो है वो अभी भी खाली है, ठीक है, आर्मी में, है ना। अगर इसके बाद और इसमें कुछ डिस्कस करना चाहें तो देखो, इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। एम एम नारवणे जो है आर्मी के चीफ, उन्होंने बोला बहुत अच्छा डिसीजन है, गर्ल्स भी आर्मी में होनी चाहिए। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम समझ लो, गर्ल्स आर्मी में प्रॉब्लम क्यों नहीं रख पाते। सबसे पहली प्रॉब्लम तो स्टीरियोटाइप ही है, स्टीरियोटाइप की लड़कियां आर्मी में थोड़ी जाएंगी, ठीक है, ये स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है सर, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों प्रॉब्लम आती है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब है इशू है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये, है ना। अगर इसके बाद बात करें तो फैमिली, ठीक है, फैमिली की एक इशू आता है, ठीक है। अगर इसके बाद और बात करें तो उनका जो नेचर है ना भाई, गर्ल्स का नेचर एकदम थोड़ा सा एक सॉफ्ट नेचर माना जाता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, वो इस चीज़ में इनके इशू हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्प्रेडिंग द बर्ड्स, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, इससे पहले जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन थे, पहले दो चीज़ें नहीं आई है, इनोवेशन और एक है नैरेटिव, ठीक है। इनोवेशन नैरेटिव के दो चीज़ समझ लो। इनोवेशन तो है कि आपको नया इनोवेशन करना, नैरेटिव कि भाई नहीं ये हो नहीं सकता, यही होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये दो कीवर्ड है। देखो इनोवेशन का आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर एक नई योजना लॉन्च हुई थी, मुद्रा योजना, ठीक है। अब उसमें मान लो आपको लोन मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुद्रा योजना के चलते एक नया लोन ले लोगे, भाई नहीं नहीं मैं तो इनोवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या है, SC ST वुमेन्स के लिए वो लोन है, ठीक है। अब नैरेटिव क्या है, नैरेटिव ये है कि भाई ये जो SC ST वुमेन होती है, ये तो अपनी इंडस्ट्री खोल ही नहीं सकती, अपना काम कर ही नहीं सकती, तो नैरेटिव चेंज किया है हमने, नैरेटिव चेंज किया है, इनोवेटिव हम हुए हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, जो मतलब सेंस। अब देखो, मेक पेशेंस टू मेक सेंस ऑफ थिंग, हमने पेशेंस रखा है इतने साल, है ना, उस चीज़ का एक फ़ायदा है कि अब चीज़ें बदल रही है। अगर लीगल गारंटी फॉर MSP पे हम जाएँ तो MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। MSP जो है रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स, यानी जिस रेट पे गवर्नमेंट जो है फार्मर से परचेज करती है उसकी फसल को, ठीक है। इसे बोलते हैं हम MSP। बेस्ड होती है 1.5 गुना कॉस्ट पे, 1.5 गुना कॉस्ट पे किसकी पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसे देखो रिकमेंड कौन करता है, एक चीज़ समझ लो इसे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, इसे जो रिकमेंड करती है वो है CACP, है ना, कमीशन ऑन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, ये तो रिकमेंड करती है। और इसे अप्लाई कौन करता है वो भी चीज़ समझ लो, CCEA, इसे अप्लाई करते हैं, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। देखो मान लो जो ये CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसने बोला कि MSP जो है भाई वो 500 रुपये होनी चाहिए, है ना, 500 रुपये कुंटल होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो जो उसे अप्लाई करेगी कि हाँ ये 500 ही होगी, वो करेगी CCEA, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। MSP जो है वो देखो, MSP इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मान लो MSP में क्यों होनी चाहिए, मुद्दा ये MSP क्यों होनी चाहिए, ठीक है। मान लो मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मैं अपने मन में एक नया विचार आया कि भाई मैं इस बार ना कोई ऐसी फसल करूँगा, मान लो गेहूँ चावल तो ज़्यादातर होते हैं, कोई एक नई फसल ले लो कि मैं चने पर तो MSP है, एक नई चीज़ ले लो जिस पे MSP ना हो, वो वाली फसल करूँगा, मान लो चना ही ले लो, अभी मान लो इस पर MSP नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, चना करेंगे। अब फार्मर को क्या पता ये फसल बिकेगी भी नहीं बिकेगी, बिकेगी तो कितने चना बोए, कितने रुपए किलो बिकेगा चना, कितने रुपए कुंटल बिकेगा। मान लो अगर MSP ने रखा है इस पर भाई 200 रुपये कुंटल बिकेगा, वो अपनी लागत देखेगा कि नहीं यार मेरे तो 150 रुपये कुंटल की लागत आ रही है, 50 रुपये कुंटल मुझे बच जाएगा, तो नुकसान नहीं है, मैं चना कर लेता हूँ। अब अगर इस पर MSP होगी ही नहीं, तो एक बात तो वो नई फसल करेगा नहीं करेगा, अगर नई फसल नहीं करेगा तो देखो जो वीट और राइस होते हैं वो सबसे ज़्यादा पानी यूज करते हैं। राइस का तो बोला जाता है कि भाई 1 किलो चावल के लिए आप 5 लीटर पानी यूज कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। अगर मान लो पानी यूज होगा, एक ही तरह की फसल होगी तो वेराइटीज नहीं आएंगी। अगर मान लो एक ही तरह की फसल के लिए MSP होगा
तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट फसल हम कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अगर मान लो एमएसपी नहीं होगी, एमएसपी की ना होने के आज मैं नुकसान बताता हूँ क्या होगा। अगर एमएसपी नहीं होगी तो मान लो बाजार में किसी चीज़ के लिए कॉस्ट दे दी, भाई देखो बढ़िया बढ़िया नहीं बोलूँगा मैं इसका, जो बाजार के मार्केटर होते हैं है ना, वो मान लो आप गेहूँ बेचने गए, उन्होंने बोला भाई हम 200 रुपये कुंटल लेंगे इस वाले गेहूँ को, एमएसपी कॉस्ट थी 260। ठीक है, तो आप कहाँ बेचोगे, आप एमएसपी पे बेचोगे। अगर ये एमएसपी ख़त्म कर दे तो आपको 200 रुपये भी बेचना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी एमएसपी के बिना। एमएसपी जो होगी वो मंडीज में होगी, एग्रीकल्चर मंडीज जो होती है उनमें एमएसपी मिलेगी आपको। ठीक है, यानी कि एक जगह होगी आपकी कि भाई यहाँ पे हमें एमएसपी मिल जाएगी, यहाँ जाके सॉरी, तो यहाँ जाके हमें अपनी फसल बेचनी है ना। तो ये बहुत सारे एमएसपी इश्यूज हैं इसमें, इस आर्टिकल में इन्होंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, एक और चीज़ हो सकता है एमएसपी थोड़ा सा और अगर इसे बड़ा करना चाहें तो देखो, एक मान लो फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जो बिस्किट बनाती है ना, एक फैक्ट्री है जो बिस्किट बनाती है, उसने बोला भाई हमें चाहिए 50 टन गेहूँ। कितना चाहिए, 50 टन भीट चाहिए, 50 टन भीट चाहिए। तो वो क्या करेंगे, 50 टन भीट एक फार्मर के पास गए खेत में, बोले भाई हमें 50 टन भीट दे दो। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है। अब यानी उसके पास श्योरिटी है कि वो 50 टन भीट जो है उसका जाएगा ही जाएगा, इतने रुपए रेट पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, नई नई चीज़ें डेवलप हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल वे में डेवलप हो सकती है। देखो टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो किसान का भी बहुत फ़ायदा होगा, नई नई उसे टेक्नोलॉजिकल वे मिलेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट देखो तो किसान जो अपनी फसल में मान लो उसे कोई कीड़ा लग गया है, विभिन्न टाइप की बेदर है, ठीक है, या जो भी चीज़ है वो उसे एजुकेशनल वे पे देख लेगा। अगर मान लो किसान अनपढ़ है, ठीक है, और उससे बेशक बता दो कि भाई आज वेदर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसे क्या पता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने वाला है। उसे तो इतना पता है कि आज बहुत तेज़ गर्मी ही भाई, ठीक है, बहुत तेज़ी, बस हाथ पैर जल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये डिफरेंस करती है। ठीक है, एजुकेशन में, और ये टेक्नोलॉजिकल होना चाहिए, हर तरह से हमें इसे डेवलप करना है। ठीक है, अगर इसके बाद आप नेक्स्ट आर्टिकल पे आओ, इंडो पैसिफिक। देखो ये इंडो पैसिफिक मैंने कल वाली वीडियो में भी बहुत डीप में डिस्कस किया था। इंडो पैसिफिक अगर डिस्कस करें तो इसमें जो मेन इशू चल रहा है इस समय साउथ चाइना सी का चल रहा है। साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में क्या है आपके, देखो वहाँ पे क्या क्या आते हैं, ब्रूनोई, ठीक है, ब्रूनोई है ना, थाईलैंड, कौन कौन से आते हैं, ब्रूनोई, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगर इंडिया को भी इंडो पैसिफिक में तो आप इंडिया को भी इंक्लूड करोगे, इंडिया, चाइना, ठीक है। बाहर से इसमें कौन कौन आ गए, फिलीपींस भी इसी में, फिलीपींस इसका ही पार्ट है, इंडो पैसिफिक ओशियन का फिलीपींस, है ना। बाहर से कौन कौन इसमें अपनी दखल दे रहे हैं, यूएस दखल दे रहा है। ठीक है, यूएस अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, इसमें जापान भी है, ठीक है, जापान भी है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में देखो साउथ चाइना सी में दिक्कत क्या आ रही है, जो चाइना है वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है हर बार कि भाई ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। इसने एक 9 डैश लाइन बनाई है, 9 डैश लाइन, ठीक है, 9 डैश लाइन बनाई है ना, तो वो भी दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नहीं 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 हमारी लाइन तो यहाँ पे है। ठीक है, अब कल एक रीफ पे इन्होंने कब्जा किया था, फिलिपीन बता रहे हैं कि ये रीफ हमारी है। ठीक है, एक भिप्सर या इस टाइप की कोई रीफ का नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, कल के न्यूज़ में थी, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडो पैसिफिक में हटानी है हमें। देखो इंडो पैसिफिक के लिए फिर क्या क्या बना, क्वाड, है ना। क्वाड जो है देखो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। क्वाड में कौन कौन है, यूएस, इंडिया, जापान, एक और बच्चा, बताओ कौन बचा, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया, यही है ना क्वाड में, अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल यही है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक नया मिलिटरिस्टिक डेवलपमेंट किया है, ऑकस। ऑकस में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाइना ने भी नया डेवलपमेंट किया है। ठीक है, और अगर इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी नई चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे, आप चाहोगे तो ही डिस्कस करेंगे। देखो अगर इसमें एक इन्होंने नाम दिया है क्वाड, तो आप सब समझते ही है ना। एक और देखो ईयू जो इंडो पैसिफिक, अच्छा इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, वो भी अपनी नई नई स्ट्रेटजी बनाती रहती है। ठीक है, अच्छा आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो आउटकम है 3 मेजर समिट्स है भाई, अब कैसा ये बनने वाला है, G7, ब्रिक्स और G20। तो जो आज हम डिस्कस करते हैं मैन, वो ये डिस्कस कर लेते हैं G7, ब्रिक्स और G20 क्या है। देखो तो G7 जो है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, है ना। G7 में देखो सबसे पहले तो G7 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया
और साउथ कोरिया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया गेस्ट मेंबर थे लास्ट वो जो हुई थी इनकी मीटिंग जो हुई थी G7, ठीक है। G7 जो बना है, G7 डिस्कस करना है। G7 1975 में बना था, ठीक है। G7 डिस्कस किस किस चीज़ पे करता है? एनुअल मीटिंग जो होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद ये डिस्कस करता है इंटरनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज़ का कॉपरेशन है, ठीक है। और इसमें मेंबर कौन कौन से हैं? G7 के मेंबर बताओ जल्दी से। G7 के मेंबर है गाइस, देखो यूके, कनाडा, यूके, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी के बाद आता है इटली, इटली के बाद आता है, जल्दी बताओ मैं भूल गया, इटली के बाद आता है जापान, है ना, और जापान के बाद आता है यूएस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7 G7 के, ठीक है। ये जो किसके पार्ट है? G7 के पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका एक इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर, ये ट्रिपल बी से याद कर लेना, कभी भी आ जाता है। बिल्ड बैक बेटर, ये देखो, बिल्ड बैक बेटर, है ना। बिल्ड बैक बेटर क्या है? ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट है ना। G7 ग्रुप को अगर आप बोलो अगेंस्ट चाइना है तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है। ये अगेंस्ट चाइना है। इन्होंने एक नई डिक्लेरेशन पे साइन किए है, वो है कार्विस बे डिक्लेरेशन। ये किस लिए है डिक्लेरेशन? ये है कि भाई आगे भी जो पैंडेमिक आए उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक नया ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। आज 3 ग्रुप डिस्कस कर लेंगे। G20 ग्रुप डिस्कस कर लो। G20 ग्रुप जो है वो 19 कंट्रीज का प्लस EU, इनका इनफॉर्मल ग्रुप है। ध्यान रखना कैसा ग्रुप है? इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें तो ये देखो मेनली आया कब था ये, एक क्या बोले मतलब न्यूज में कब आया, ये बना कब, जो मेनली इसका फंक्शनेबल कब हुआ, मेनली फंक्शनेबल बोलेंगे सिर्फ 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो G20 ने बोला भाई हम एनुअली एनुअली मीटिंग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आपको? बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो देखो G20 में एक सेप्रा होता है, शेरपा, SHERP, शेरपा होता है। इसमें देश अपना खुद बताता है कि भाई हम क्या गाइड करने वाले हैं, ठीक है, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देश खुद बताता है। G20 के मेंबर बता दो, मैं लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ते जाना। G20 का पहला मेंबर बताओ, ए से याद कर लो, देखो अर्जेंटीना, ए के ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। बी से कौन है इसमें? ब्राज़ील, बी से कौन है इसमें? ब्राज़ील। सी से कौन होगा बताओ? सी से देखो इसमें होगा कनाडा, चाइना। डी से कोई नहीं है, ई से कोई नहीं है, एफ से फ्रांस। जी से देखो अब बात करेंगे फिर जर्मनी की। जी पे कौन होगा? जर्मनी। आई से कौन होगा? इंडिया, इंडोनेशिया। पालक ले लो भाई, पालक बिक रहा है बाहर। इंडोनेशिया के बाद कौन होगा? फिर आई से एक और बचा, इटली। ए बी सी डी एफ जे आई, जे से जापान, जापान। के से कोरिया, JKL। एल से फिर कोई नहीं है, JKL। एम से मैक्सिको, है ना। एन से फिर कोई नहीं है, MNO। PQRR से रसिया, PQRS से सऊदी अरेबिया, PQRST से फिर हो जाएगा आपका तुर्की। यू से यूके बचा, US बचा, और EU बची। 3 हो गए ना 20 मेंबर। इसमें एक टर्म आता है ट्रोइका, ट्रोइका, TROIKA। क्या होता है ये? ट्रोइका होता है। देखो आपका लास्ट मेंबर को, यानी पहले इसमें यहाँ बात करते हैं, पहले आएगा आपका प्रेजेंट मेंबर कौन है, उसके बाद फिर भाई लास्ट वाला मेंबर कौन था, उसके बाद आने वाला मेंबर कौन है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। ये होता है ट्रोइका, ठीक है। एक और ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना, 2 बातें बतानी है। एक तो नाम कौन कौन से इसमें, मेंबर कौन कौन से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। एक और बचा, बताओ कौन सा होगा? साउथ अफ्रीका। चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। समझ आया यहाँ तक? नहीं आया? एक बैंक बना था NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो किसका है? NDB 2014 में ये बना था, ब्रिक्स के कंट्रीज ने मिलके बनाया था, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब इसमें इंडिया कहाँ खड़ा है? इसमें देखो इंडिया कहाँ खड़ा है।
इंडिया जो भाई उसे सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट एक्वायर करनी है, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो जो भी चाइना एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद रसिया से करने उसे, ठीक है। जो भी चाइना अपना एक्सपेंड कर रहा है उसे रोकना है, उसे कड़ा से कड़ा जवाब देना है, निंदा नहीं करनी कड़ी से कड़ी, ठीक है। और अगर इसके बाद देखो इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है, अपने हाथ में रखा है, कंट्रोल में नहीं अपने हाथ में रखा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक का। अगर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें आप, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कुछ नहीं है इस वाली न्यूज़ में, आप चिंता मत करना कि क्या है क्या छोड़ दिया है ना। ये यूपी सीएम दलित के यहाँ क्या खाना खाना है ना, गोवा राइटर, ठीक है। बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी है ना। बिटकॉइन इंडिया में भी एप्लीकेबल नहीं हुई है, ठीक है। इंडिया में मतलब लागू ऑफिशियली नहीं हुई है, ठीक है। एल सेल्वाडोर कंट्री जो है उसने अपनी एक एल सेल्वाडोर उसने अपनी क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली एप्लीकेबल कर दी है, ठीक है। और अगर इसके दिक्कत क्या है, ये देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, मान लो एक कंप्यूटर यहाँ था, फिर इससे लिंक हो गया, फिर ये इससे लिंक हो गया, इसमें जो आप डाटा फीड कर दोगे फिर वो डिलीट नहीं कर सकते, है ना। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ करें, रसिया यूक्रेन इन्वेजन। यूक्रेन इन्वेजन बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, पिछले दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, बार बार कर लिया है ना। फ्रेश मिसाइल इन रिस्पॉन्स टू यूएस सैंक्शन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। अगर इसके बाद हम डिस्कस करें, कुछ डिस्कस करने लायक है तो देखो, ये इंडियन सोल्जर्स के बारे में डिस्कस करने लायक है। इन्होंने इंडो पाक वार, है ना, ये देखो इंडो पाकिस्तान वार के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है ना। सीज फाइनलैंड के बारे में डिस्कस किया है इन्होंने, ठीक है। और अगर इसके बाद इन्होंने थर्ड इंडिया पाकिस्तान वार 1971 के बारे में डिस्कस किया है। भाई जीते तो अपन ही थे। इंडो पाकिस्तान वार, कारगिल वार 1999 के बारे में डिस्कस किया है इन्होंने, है ना। ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, KNP एनालिसिस, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा डीप में पढ़ लेना। न्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये पेपर में आते हैं नहीं, इतना ही आता है कि कौन सा बात कब हुआ, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस में होता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने से टाइम ही बढ़ेगा, है ना। और उसके बाद अगर आप खुद ज़्यादा पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। इंडियन आर्मी का भाई इतिहास है और बहुत अच्छा इतिहास है, अपने पे गर्व करना चाहिए इंडियन आर्मी पे, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको खुद पढ़ के अच्छी लगेंगी, है ना। इसके बाद देखो गंगा सागर मेला, आपको पता ही है कहाँ लगता है, वेस्ट बंगाल में लगता है, मकर संक्रांति पे लगता है गंगा सागर मेला, है ना। एक और न्यूज़ बची है, इसके बाद एक्सप्लेन सस्पेंशन ऑफ एमएलए। देखो क्या हुआ था, महाराष्ट्र असेंबली में एक बार इन्होंने 12 एमएलए जो थे ओबीसी एक कोटा पे, इन्होंने मतलब बीजेपी एमएलए ने लड़ाई लड़ाई के स्पीकर पे माइक वाइक उठा के फेंक दिए थे, वो जो करते हैं। उसके बाद 12 एमएलए को इन्होंने एक साल के लिए बोल दिया कि भाई तुम अब बाहर हो, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो, अगर मान लो कोई सीट खाली है तो मैक्सिमम चुनाव कितने दिन में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है। बोला कि भाई अगर ये एक साल के लिए आपने सस्पेंड किए थे, एक साल के लिए अगर आपने सस्पेंड किए तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है चुनाव तो 6 महीने में हो जाना चाहिए। तो यानी कि या तो ये अनऑफिशियल है, ठीक है, ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन जो हुआ था इनका देखो ऐसे नहीं हुआ कि स्पीकर ने सस्पेंड करे हो। ये एक मेंबर थे महाराष्ट्र असेंबली के, वो एक बिल लाए, उस बिल पे फिर मोशन हुआ, मोशन पे जब सस्पेंशन हुआ इनका, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही हुआ था, ठीक है। आर्टिकल कौन कौन से इसमें डिस्कस हुए हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। ये न्यूज़ जितनी है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, पीआई अपने केस को ले गए, है ना। न्यूज़ के लिए इतना ही है इसमें, आर्टिकल आए इसमें 2-3, वो आर्टिकल देख लेते हैं। अगर आर्टिकल देखो, एक तो रूल 53 देख लो क्या कहता है, स्पीकर मे डायरेक्ट एनी मेंबर हु रिफ्यूजेस टू ओबे हिज डिसीजन और हु इज कंडक्टेड एंड ग्रॉसली डिसऑर्डर टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम असेंबली, यानी असेंबली से बाहर चलो भाई, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ समझ लो, अगर 60 दिन तक कोई भी मेंबर बिना बताए असेंबली से बाहर रहेगा, यानी उसकी असेंबली नहीं जाएगा, तो वो जो सीट है वो वेकेंट मान ली जाती है, सीट जो वेकेंट मान ली जाती है। इस केस में भी यही हुआ है, ठीक है। दूसरी अगर चीज़ डिस्कस करें तो जो मैं आर्टिकल आपको दिखाना चाहूँ, देखो एक तो आर्टिकल 212 देखो, ठीक है। आर्टिकल 212 के अंदर कोर्ट्स डोंट हैव जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर द प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। अब देखो जो कोर्ट है ना वो ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने मोशन क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। तो कोर्ट किस चीज़ में दखल देगा, ये देखो आर्टिकल 212 क्लॉज 1, ये देखो ध्यान से, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिग्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ये तो मैंने बता दिया, यानी प्रोसीजर होगा ही नहीं। उसके बाद क्या कहते हैं ये कि नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इन whom powers are vested under this constitution,
प्रोसीजर ऑफ बिजनेस, मेंटेनिंग ऑर्डर, है ना, बी सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज बाय हिम। अब देखो स्पीकर ने जो काम किया है ना, मान लो उसने मेंबर सस्पेंड कर दिया तो स्पीकर ने तो कर दिया है। उसके बाद अगर कोर्ट चाहे तो उन्हें बस ये बोल सकता है भाई इनका सस्पेंशन नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकता कि आपने ऐसे क्यों सस्पेंड किया, इन्हें किस बेस पे सस्पेंड किया। बेस तो देख लेगा, हालांकि ये नहीं कहेगा कि आपने एक दिन में क्यों सस्पेंड कर दिया, ये वाला टाइम क्यों नहीं लिया, है ना। यानी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं देखेगा, फाइनल आउटपुट देखेगा, इनपुट नहीं देखेगा। समझे नहीं समझे। एक और चीज़ समझ लो, आर्टिकल 194 देख लो। 194 जो पावर एंड प्रिविलेज ऑफ हाउस दैट मेंबर हु ट्रांसग्रेस दिस रूल कैन बी सस्पेंडेड थ्रू इनहेरेंट पावर ऑफ द हाउस। सस्पेंशन का है कि भाई सस्पेंड हो सकते हो, ठीक है। अगर इसके बाद एक और नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करें तो इसमें अभी इतना ही है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। JNU का कल हमने डिस्कस कर लिया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गई होगा। और इसके बाद इसमें कोई न्यूज है नहीं, तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, KNP एनालिसिस, ठीक है। और यूट्यूब चैनल भी है, ये टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। और हाँ देखो एम लक्ष्मीकांत की है ना, और एक तो नई सीरीज आ रही है पॉलिटी के लिए, ठीक है, पॉलिटी के लिए, उसमें सारे चैप्टर डिटेल में डिस्कस होंगे। एक और नई सीरीज आ रही है आपके लिए, जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक नई वीडियो मैंने बना रखी है, PPT तैयार है उसकी, हिस्ट्री के सारे एक्ट, है ना, एक्ट्स ऑफ हिस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो भी एक्ट हुए थे वो सारे एक्ट हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। और आपको जिस तरह की ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप बताते रहो, KNP एनालिसिस पे कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, डिटेल में जाते रहो, ठीक है। थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।